कई बार ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब हमें आसानी से नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपके एक ऐसे ही सवाल को दूर करने वाले हैं, आपका कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। बहुत से किसान साथी सोचते हैं कि क्या हमें धान की रोपाई के समय जिंक खाद डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए। बहुत जगह पे हमें बताया जाता है इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पहले डाल दें, कुछ लोग बोलते हैं उसी समय डाल दें, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 2-4 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 सप्ताह के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर हमें कब जिंक का इस्तेमाल अपने धान की फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में अगर हम जानें जिंक खाद आखिर हमें देना कब चाहिए, तो यह निर्भर करता है कि आप रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करते हैं। अब रोपाई के समय हम कोई ना कोई ऐसी खाद तो ज़रूर डालते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। और आप सभी को पता होगा, बहुत सारे किसान साथियों को पता होगा कि कभी भी जो हम फास्फोरस वाली खाद डालते हैं उसके साथ में आपको जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, फास्फोरस काफ़ी ज़रूरी होता है जड़ों के विकास के लिए। और जो आप डीएपी डालते हैं, डीएपी में भी फास्फोरस होता है, एनपीके में भी फास्फोरस पाया जाता है और एसएसपी वाली खाद में भी फास्फोरस होता है। डीएपी में कुल 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। एनपीके में तरह तरह के एनपीके आते हैं, जैसे 12-32-16, तो इसमें 32% पाया जाता है फास्फोरस। 10-26-26 में 26% फास्फोरस। ऐसे ही बहुत तरह के एनपीके, जैसे 14-35, 14 में 35% फास्फोरस और 20-20-0-13 आता है। तो बहुत तरह के एनपीके आते हैं, तो उसी हिसाब से उसमें फास्फोरस की मात्रा कम ज़्यादा रहती है। एसएसपी में भी फास्फोरस होता है। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट जो आप डालते हैं, इसमें 16% फास्फोरस पाया जाता है, इसमें सल्फर भी पाया जाता है। तो किसान साथियों, यहाँ पे जितने भी ये खादें आती हैं, चाहे आपकी डीएपी हो, चाहे आपकी एनपीके हो, कोई भी एनपीके चाहे 12-32-16 ही क्यों ना हो, ज़्यादातर किसान साथी 12-32-16 डीएपी या फिर एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 मेन खादों में आपके फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ कभी भी आपको जिंक सल्फेट ना तो 33% वाला डालना है, ना ही 21% वाला आपको जिंक इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर हम इसके साथ अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हमें अब अपने धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल करना आखिर कब चाहिए, सबसे अच्छा समय क्या होता है। अब ऐसा भी नहीं कि रोपाई के समय आप डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी डाल देते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, 1 सप्ताह 10 दिन बाद भी आप जो है जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कम से कम की अगर हम बात करें तो जब भी आप कोई भी फास्फोरस वाली खाद मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो उसके कम से कम 20 दिन के बाद ही आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल धान की मिट्टी में करना चाहिए, मतलब मिट्टी में करना चाहिए। आप एक तरीका अपना सकते हैं, वो है स्प्रे। आप अपने धान की खड़ी फसल में फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके धान में जिंक की पूर्ति हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कम से कम 20 दिन तक आपको मिट्टी में अगर आपको नहीं डालना है जिंक, तो कई बार ऐसा होता है कि 20 दिन के पहले ही हमें धान की फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी में अगर आप जिंक नहीं डाल सकते हैं तो इसकी आप पूर्ति स्प्रे विधि से कर सकते हैं, छिड़काव विधि से कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर हमने समय भी आपको बता दिया। रोपाई के समय जिंक नहीं डालना है, 20 दिन के बाद डालना है। और जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मान के चलिए 22, 25 या 30 दिन के आसपास, तब आपको उसी यूरिया खाद के साथ मिला के जिंक सल्फेट डाल देना होता है। अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो यहाँ पर जो 33% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है, या फिर 21% वाले जिंक की आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे हमने आपको मात्रा बता दी। अब अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो केवल एक बार आपको इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो वैसे तो कभी भी आपको कमी के लक्षण दिखाई दें तो आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने का भी सबसे अच्छा समय 20 दिन के बाद ही है। 25 दिन के आसपास पहली बार इस्तेमाल करिए और दूसरी बार आपको लगभग 20-25 दिन के बाद फिर से इस्तेमाल कर देना है, मतलब गबोर अवस्था के आसपास दोबारा से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो 33% वाली जिंक आती है, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा डालनी होती है। साथ में आपको 1-2 किलोग्राम दानेदार यूरिया घोल के मिला लेना है, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। सिंगल जिंक आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आता है 21% वाला जिंक, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। साथ में 1 से 2 केजी दानेदार यूरिया घोल के आपको डालना पड़ेगा, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। एक जिंक आती है 12% वाली, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 125 ग्राम के आसपास मात्रा आपको प्रति एकड़ तक इसका भी इस्तेमाल करना होता है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 2 बार करना है। पहली बार 25 दिन पे, दोबारा से मान के चलिए 50 दिन के आसपास इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब 20-25 दिन के बाद फिर से आपको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी ना हो तो पहले आपको करनी है सिंचाई, उसके बाद ही आपको किसी भी खाद का इस्तेमाल करना है। और जो भी आप दानेदार खादें डालते हैं धान की फसल में, 45 से 50 दिन के अंदर सभी दानेदार खादें आपको मिट्टी में प्रयोग कर देना है। इसके बाद
कोई भी दानेदार खाद का इस्तेमाल आप मिट्टी में नहीं करेंगे। इसके बाद जो आप डालेंगे वो डालेंगे आप स्प्रे, मतलब आप NPK 052 34 0050 इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।